गरीब का टायर वेजिटेबल फार्म। एक गांव में सूरजलाल और रूपमलाल नाम के दो भाई रहते थे। दोनों की शादी हो चुकी थी और वो दोनों अपनी बीवियों के साथ एक ही घर में रहते थे। उनके पिताजी गोपीचंद के बहुत सारे एकड़ की खेत की जमीन थी। रूपमलाल और उसकी बीवी गायत्री बहुत मेहनती थे और वो दोनों खेत की देख रेख किया करते थे और उसमें फसल उगाते थे। वहीं सूरजलाल और उसकी पत्नी मालिनी कुछ नहीं करते थे। वो दोनों बहुत लालची थे। सूरजलाल जी, आप तो बस मुंह में लड्डू ही भरे रहो। अरे कभी तो अपने बुढ़ाऊ पिताजी से अपने हक का हिस्सा मांग लो। जब वो परलोक सिधार जाएंगे तभी मांगोगे क्या? तब मांगने से अच्छा है अभी ही उन्हें उल्लू बनाकर सारा हिस्सा हड़प लो। लेकिन भाग्यवान वो कैसे हो सकता है? ओफो मेरे गधे पति, सुनो। मालिनी सूरजलाल को सारी चाल बताती है और जब रात में गोपीचंद सोया होता है तभी वो प्रॉपर्टी के कागजों पर उसकी छापे लगा देता है। भाग्यवान, तुम तो सच में एकदम कमाल की हो यार। तुम्हारी तिकड़म काम आई। और क्या, मैं कोई ऐसी वैसी चीज थोड़ी ना हूँ जी। थोड़े दिनों के बाद एक दिन जब रूपमलाल और गोपीचंद एक जगह से लौट रहे होते हैं तभी उन दोनों को एक बहुत बड़ा टेम्पो ठोक देता है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिस कारण गायत्री अब एक विधवा हो जाती है। गायत्री, तुम अब एक विधवा हो गई हो, इसलिए तुम्हें वो सारे नियम मानने होंगे जो एक विधवा मानती है, जिससे उसके पति की आत्मा को शांति मिल सके। ये लो ये सफेद साड़ी और जल्दी से बाहर आओ इसे पहनकर। उसके बाद तुम्हारा मुंडन किया जाएगा और फिर तुम्हें जीवन भर गंजी रहकर दर दर भटक कर भिक्षा मांगनी होगी। क्या? नहीं, मैं ये सब नहीं करूँगी जीजी। मैं मेहनत करके अपना पेट पाल सकती हूँ। उसके लिए मुझे गंजी होकर सफेद साड़ी पहनाकर भीख नहीं मांगनी होगी। ये सब करके मेरे पति वापस नहीं लौटने वाले हैं। छुटकन बहू, अगर तुम्हें इतनी ही जुबान चलानी है तो निकल जाओ यहाँ से, क्योंकि अब तुम्हारे नाम पर कुछ नहीं रहा। खेती बाड़ी की सारी जमीन भी बापू ने हमारे नाम की है। क्या? हाँ गायत्री, चलो अब दफा हो जाओ यहाँ से। गायत्री को ये सब सुनकर बहुत दुख होता है और वो कुछ दिनों मंदिर में रहती है। वो जंगल में जाकर ढेर सारे तरह तरह के फल तोड़ती है और उन्हें बेचती है, जिससे वो अपना गुजारा करने लगती है। उसे खेती करने का बहुत मन था, लेकिन अब उसके पास कोई भी जमीन नहीं थी। एक दिन उसे जंगल में कई सारे टायर्स दिखाई देते हैं जो ऐसे ही ढेर में पड़े होते हैं। वो उन टायर्स को एक जगह ले जाती है और उनमें मिट्टी डालकर वो बीज बोती है और उनमें रोजाना पानी भी डालने लगती है। मेरे पास खेत नहीं है तो क्या हुआ, मैं अब टायर फार्मिंग करूंगी। कुछ दिनों के बाद उन टायर्स में से अलग अलग प्रकार की सब्जियां उगने लगती है और गायत्री उन सब्जियों को बाजार में बेचने लगती है। सब्जी ले लो सब्जी, ताजी ताजी हरी हरी सब्जी। सब्जी ले लो सब्जी, स्वाद में मस्त और दाम में तो बहुत ही जबरदस्त। अरे वाह गायत्री बहन, तुम्हारे वेजिटेबल फार्म की सब्जियां तो बहुत ही कमाल की हैं। आपके टायर फार्मिंग का आइडिया तो एकदम बेस्ट है जी। अब मैं भी यही फॉलो करूंगा। गायत्री के टायर फार्मिंग का आइडिया फेमस हो जाता है और अब वो बहुत ही जल्दी प्रसिद्ध भी हो जाती है। उसके वेजिटेबल फार्म में हर तरफ टायर फार्मिंग होती है। जहाँ एक तरफ गायत्री की तरक्की होती है, वहीं दूसरी तरफ मालिनी और सूरजलाल के सारे पैसे चोरी हो जाते हैं और वो लोग ना घर के रहते हैं और ना ही घाट के, और बेशर्मों की तरह उन्हें गायत्री के पास आना ही पड़ता है। हमें माफ कर दो गायत्री। हाँ छुटकन बहू, हमसे भूल हो गई। हमें तुम्हारे सहारे की जरूरत है। सूरजलाल और मालिनी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। गायत्री उन्हें माफ कर देती है और अपने साथ उन्हें रहने देती है और वो टायर फार्मिंग करके बहुत सफलता प्राप्त करती है।